for the year 2020-2021. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश कर दिया। बजट की एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी 3 थीम थी। वित्त मंत्री ने बजट में नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी राहत प्रदान की है। साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। Income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So anyone who's earning between 5 to 7.5 lakhs, sir, today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. So 20 audit from the existing 1 crore to 5 crore. So up to 5 crore, there wouldn't be a requirement for auditing of their accounts. Further, in order to boost less cash economy, I propose that the question of taxpayers is being introduced. This will help in weeding out dummy or non-existent unit. Dynamic QR code is proposed for consumer invoices. GST parameters will be captured when payment for purchases is made through the QR code. A system of cash reward is envisaged to incentivize customers 10% for income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So anyone who's earning between 5 to 7.5 lakhs, sir, today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. So 20 audit from the existing 1 crore to 5 crore. So वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 5 लाख रुपए तक की आय के लिए अब कोई कर नहीं देना होगा। बजट में वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी। इसके लिए 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे। Farmers to set up solar power generation capacity on their fallow and barren lands and to sell it to grid would be operationalized. Speaker, sir, this is a major step forward in which we are saying that farmers, if they have fallow or barren lands, now will be helped to set up solar power generation units so that they can then sell that which is being generated, solar power, to the grid, and through the grid, having given the solar power from their barren land, they will be able to make a living out of their barren land also. 4th of the 16th, our government shall encourage balanced use of all kinds of fertilizers, including the traditional organic and other innovative fertilizers. There are more steps proposed in this budget also. I propose to make necessary amendments to the Factor Regulation Act 2011. This will enable NBFCs to extend invoice financing to the MSMEs through TREDS, thereby enhancing the economic. उसके डेवलपमेंट डॉक्टर हो, नर्स हो, अटेंडेंट हो, इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णय लिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने अनेक योजनाबद्ध रूप तरीके से प्रयास किए हैं। नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर पार्क्स हो, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो लिए गए हैं। इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ
मजबूती से आगे बढ़ेगा। बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्माण में जो जो स्किल की जरूरत है, उस फोकस को बल दिया जाएगा और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉम्बिनेशन पर बल दिया जाएगा। जैसे डिग्री कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप और ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज की भी व्यवस्था का ऐलान किया गया है। भारत से जो युवा नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्सेज की व्यवस्था भी की जा रही है। एक्सपोर्ट और एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ड्राइव करता है। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अनेक नई घोषणाओं के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना का इसमें निर्णय लिया गया है। छोटे उद्यमों की फाइनेंसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई है। आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा आधार होता है, ये सबको जानते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए से 6500 प्रोजेक्ट्स का निर्माण बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा, देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा। देश में 100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य सामान्य मानवी की हवाई उड्डयन को नई ऊंचाई देगा। भारत के पर्यटन सेक्टर के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है और टूरिज्म से कम पूंजी निवेश से अधिक रोजगार की, अधिक इनकम जनरेशन की संभावनाएं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम स्टार्टअप्स के जरिए और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के जरिए युवा ऊर्जा को नई ताकत देंगे। टैक्स स्ट्रक्चर में मूलभूत बदलावों के कारण भारत में अनेक सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवश्यकता होती है और प्रमुख ड्राइवर होता है। इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में 25,000 करोड़ रुपए आएंगे, जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। बाहर के निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए विभिन्न टैक्स कंसेशन भी इस बजट में दिए गए हैं। स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। ये सभी फैसले अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब हम इनकम टैक्स की व्यवस्था में विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े हैं। हमारे कंपनी कानूनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं और उसमें कई सालों से क्रिमिनल एलिमेंट है, एक प्रकार से परेशानी का कारण है सामान्य नागरिक को, उन्हें अब डीक्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है।
इसके साथ साथ टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा टैक्स पेयर्स के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा। दुनिया में शायद बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स पेयर चार्टर की कल्पना की गई है। भारत आज एक प्रगतिशील कदम उठा रहा है। एमएसएमई से जुड़े छोटे उद्यमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है। हम नागरिकों पर विश्वास करने वाली सरकार है। अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक ही थी, अब इसे 5 करोड़ कर दिया गया है। एक और बड़ा फैसला डिपोजिटर्स इंश्योरेंस को लेकर हुआ है। बैंकों में, और ये खास करके मध्यम वर्ग के लिए होता है, निम्न मध्यम वर्ग के लिए होता है, वो अपने जीवन की पूंजी को बचा के रखता है और कभी संकट में पड़ जाता है। बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है, ये विश्वास दिलाने के लिए अब डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब कि एक प्रकार से जो छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है। फेसलेस अपील का प्रावधान, डायरेक्ट टैक्स का नया और सरल स्ट्रक्चर, डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर, ऑटो एनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन का प्रावधान, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो लोगों की जिंदगी में से सरकार को कम करेंगे, नागरिकों की शक्ति बढ़ाएंगे, समाज ताकतवर होगा और उनकी ईज ऑफ लिविंग के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा। मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में 1 लाख ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गांवों में भी लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना संभव होगा। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्तियां की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये बजट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तो बजट की खूबियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। For the year 2020-2021,
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. For the year 2020-2021, तो अच्छे दिनों का बजट आ चुका है और क्या कुछ खास इस बजट में रहा वो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हेल्थ के लिए इस बजट में लगभग हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य विभाग हो, हेल्थ को क्या क्या मिला ये आप ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी। किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ इस बजट में दिया गया है। व्यापारियों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं कुछ इस बजट में। किसानों को की आय दोगुनी की जाएगी 2022 तक, ये कहा गया है। 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी। पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप के जरिए दिया जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। आज ये तमाम बातें, तमाम घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कही। कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। शिक्षा में भी बजट में काफ़ी कुछ दिया है। जल्दी सरकार की ओर से जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बनाई जाएगी। रेलवे को क्या मिला है देख लीजिए। तेजस की तर्ज पर नई ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा। 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 4 स्टेशनों का रिडेवलपमेंट होगा। सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनाए जाएंगे।
तो बजट में लोगों को जो उम्मीद थी इस बजट से, क्या वो पूरी हुई है या नहीं? क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही हैं हमारे पास, और मेरे सहयोगी भी अब लोगों के बीच में पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, ये जान लेते हैं। मेरे साथ लवली वधवा जयपुर से जुड़ गए हैं, ललित जोधपुर से और शाकिर कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। लवली वधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, कहां पर हैं आप? कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं? और आज निर्मला सीतारमण ने जो सबसे लंबा बजट भाषण दिया, क्या कहना है लोगों का इस भाषण को लेकर? देखिए, बिल्कुल देखिए, निर्मला सीतारमण का जो भाषण था वो आज बेहद सुनने लायक था। और इस भाषण के अंदर जिस तरह की बातें अभी तक सामने आई है, वो बातें का एनालिसिस करने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, जो तमाम आम लोग हैं, सभी लोग एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज का और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किस वर्ग को क्या मिला है, क्या सोचता है आम आदमी इस बजट को एक नजरिए से? देखो, युवा भारत का बिल्कुल इसमें दिखता है, सशक्त युवा भारत का इसमें दिखता है कि आप देखो कि स्वास्थ्य और शिक्षा में एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो स्वास्थ्य और शिक्षा में दिए जाएंगे। इससे दो फायदे होंगे, रोजगार का रोजगार मिलेगा और आदर्श जीवन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर होने की बात होगी। इसके साथ ही स्किल इंडिया को 3000 करोड़ का जो बजट दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ का बजट जो खर्च कर रहे हैं और 99,300 करोड़ रुपए का जो खर्च शिक्षा में कर रहे हैं, इस सबसे युवा भारत को सशक्त होने में ताकत मिलेगी और रोजगार मिलेगा, जिससे युवा भारत की पहचान पूरे विश्व में बनेगी। यही प्रधानमंत्री पहचान पूरे विश्व में होगी। कर्मचारी वर्ग क्या सोच रहा है देश का, राजस्थान का, उन्हें क्या मिला है, किस नजरिए से देखता है कर्मचारी इस पूरे बजट को? कर्मचारी निश्चित तौर पे वेतनभोगी कर्मचारी होता है और उसको जो है सरकार के सीधा वेतन से कटौती होती है। तो मैं समझता हूँ जो ये लाभ दिया है 7.5 लाख तक की, जो 5 लाख तो पुराना था, इस 7.5 पे जो 10% का किया है, 7.5 के बाद में जो 15% का किया है, 10 लाख बाद में किया है, तो 20% किया है, तो इसको निश्चित तौर पे कर्मचारियों को कुछ हद तक राहत मिली है। पर कर्मचारियों की जो मुख्य उनकी जो हमारी आशाएं थी उनके अनुरूप नहीं है, पर कुछ हद तक बहुत अच्छा बजट है। कुछ हद तक बहुत अच्छा बजट है। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं इस बजट को, एनालिसिस करते हैं तो क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? ये जो बजट है ओवरऑल सभी के लिए, इन्होंने जो गवर्नमेंट है ना, सभी के लिए कुछ न कुछ प्लान किया है और बहुत अच्छे लेवल पे प्लान किया है। किसानों के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट किया है। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने का बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, मछली क्षेत्र के अंदर पालन पे किया है। और इसके अलावा किसानों के साथ ही साथ इसमें साइंस मेडिकल्स पे भी फोकस किया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग से खोला है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहां आयुष्मान योजना नहीं है, जहां पर लागू नहीं है, उन योजनाओं को प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट से कनेक्ट करके और उसमें फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज देने की व्यवस्थाएं इन्होंने करी है। पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है, जिसमें 5 क्षेत्रों को उन्होंने चूज किया है, हरियाणा और इसमें आसपास के कुछ एरियाज बताए हैं जहां पर टूरिज्म को डेवलपमेंट किया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए इन्होंने एक स्पेसिफाइड अमाउंट बुक किया है, जो छोटे और मझले व्यापारी हैं, जो अपने व्यापार में डेवलप करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड की प्रॉब्लम है, उसके लिए स्पेसिफाइड किया है। बैंकिंग सेक्टर में भी मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास, कोटा लिए चलता हूँ आपको। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। शाकिर, आपके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं? और देखिए, अभी जयपुर से जो प्रतिक्रिया आ रही है, काफी तारीफ इस बजट की हो रही है। आपके साथ अगर अर्थव्यवस्था के कोई जानकार हो या कोई वाणिज्य के जानकार हो, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, अगर बजट इतना ही बेहतर है तो क्यों बाजार में पिछले कई सालों में इतनी बड़ी गिरावट आज देखी गई है? जी, हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स। शाकिर, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? चलिए, शाकिर तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करूंगा मैं उनसे। इस सवाल का जवाब ललित से ले लेते हैं। ललित, क्यों इतनी बड़ी गिरावट? अगर बजट में कोई कमी नहीं है, हर वर्ग के लिए है, तो ये आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहे हैं वो इस बजट को लेकर। देखिए सुमित, मेरे पास कोई अर्थशास्त्री तो नहीं है, लेकिन मेरे पास किसान वर्ग से हैं, लघु उद्योग से लोग जुड़े हैं और युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किसानों से बात कर लेते हैं। किसान वर्ग से आते हैं आप। बजट पेश हुआ है लेकिन शेयर बाजार गिर गया है, सबसे बड़ी गिरावट है।
शेयर बाजार गिरा, किसानों के लिए कोई विशेष इस पैकेज में बजट के अंदर केंद्र सरकार ने कोई ऐसी कोई सुविधा अलग से दी नहीं है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में पूरा टीडी का प्रकोप चल रहा था, किसानों की आस थी कि अलग से एक विशेष पैकेज उनको दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। रिफाइनरी जैसे बजट को बिल्कुल बंद गति में लेकर जा रहा है, तो वो भी एक देश की बहुत बड़ी संस्था है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो किसानों के लिए ऐसा विशेष कुछ नहीं है, अलग से उनको बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो किसानों के लिए ग्रिड, सोलर ग्रिड बनाने के लिए बात कही है, सोलर ग्रिड बनाने की बात कही है। ये कब तक इन्होंने अपना विजन नहीं बताया ना कि हम 2024 तक इसको पूरा कर देंगे, 2030 तक कर देंगे, वो अभी तक इन्होंने कोई ऐसा प्रैक्टिकल। अच्छा, लघु उद्योग के लिए आप बहुत सारी बातें कही है इसमें, खासतौर पर क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जो इन्होंने टैक्स के अंदर छूट दी है। 78,000 रुपये साल जो 15 लाख तक कमाता है, 78,000 रुपये जब बाजार में आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, नौकरी पैसों वालों के पैसे बढ़ेंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ने से मार्केट का उठाव होगा और विकास के जो काम होने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। और दूसरा, जो सरकार ने कहा है कि जो इनकम टैक्स में लंबित मुद्दे पड़े हैं उनको आप मार्च तक सल्टा लेंगे तो आपको नहीं तो पेनल्टी लगेगी, ना ही उसका ब्याज लगेगा, तो उससे भी बहुत बड़ी रेवेन्यू आएगी और व्यापार भी अच्छा चलेगा और परेशानी भी कम आएगी व्यापारियों को। अच्छा, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी चीज़ें रोजगार को लेकर हुई है इसमें। हाँ, इसमें जैसे यूनिवर्सिटीज़ की बात है, जो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की बात है, वो एक अच्छा है, बट वही है कि प्लानिंग हो जाती है, वो इम्प्लीमेंट होगा जब तब पता चलेगा कि क्या है। नहीं ललित, तो किसान खुश नजर क्यों नहीं आ रहा है? किसान उड़ान योजना शुरू हो रही है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बजट में कहा गया है महिलाओं के लिए धनलक्ष्मी योजना, महिला किसानों के लिए धनलक्ष्मी योजना का ऐलान किया गया है। क्या कमी रह गई, क्या कमी नजर आ रही है किसानों को? फिर काफी कुछ तो किया है। अच्छा, आपसे बात करेंगे, कई किसानों की योजना की है, पानी 100 ऐसी जगह है जहाँ पे पानी नहीं, उसके लिए योजना बनाई है, कई तरह की योजना है। आप इस पर आपको क्या ऐसा लगा, क्यों नाराजगी है? नहीं, किसानों के लिए ऐसा केंद्र सरकार ने बताया नहीं है। पूरे ऋण जो माफ़ी का वादा था वो ऋण माफ़ी नहीं कर पाए, प्लस दूसरा जो किसानों के लिए संशोधन की जरूरत आवश्यकता होती है उसके लिए उन्होंने कोई ऋण के लिए पैकेज नहीं दिया, पुरानी जो लोन्स पड़े हैं उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं दी। अब किसानों के लिए इन्होंने कहा जल स्रोत वगैरह बनाएंगे, जल के लिए और बिजली के लिए करेंगे, तो उसका विजन बताए 2022, 2023, 2025 एक समय निधि तय करे कि इस समय के अंदर ये काम हो जाएगा। बाकी उससे पहले बजट में भी जो किसानों के लिए कहा था वो अभी तक किसानों को पास हाथ में कुछ आया नहीं है। किसानों को बिजली गाँव में 4 से 3 घंटे मिलती है, अब 3-4 घंटे में वो बिजली में क्या कर लेगा? चलिए, किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है जिसके कारण हम पिछले कई सालों में देखते हैं किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज नहीं चुका पाने के कारण। और शायद ऋण माफी को लेकर एक उम्मीद थी किसानों को जो उनकी पूरी नहीं हुई और इस वजह से शायद थोड़ा नाखुश है किसान। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा शाकिर, कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं और क्या कहना है इनका बजट को लेकर? जी बिल्कुल सुमित, मेरे साथ किसान भी हैं, युवा भी हैं और व्यापारी भी हैं। सबसे पहले किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, बजट जो है जिस तरह से आया है, कैसे देखते हैं आप उसको? इस बार का बजट बहुत अच्छा है किसानों के लिए, मैं समझता हूँ देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लगभग 3 लाख करोड़ रुपया उन्होंने किसानों के खेती के लिए दिया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बंजर भूमि में जिस प्रकार से बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था करना, एक ट्रेन भी चलाई है जिसमें किसान माल ले जा सकेंगे बेचने के लिए। आयात निर्यात के लिए भी इन्होंने अच्छा किया है। इस बार जो आयात है उसको कम करने के लिए इन्होंने उस पर शुल्क बढ़ाया है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन बढ़ाने के भी इसमें व्यवस्थाएं की हैं, पर्यावरण को ठीक करने की भी व्यवस्थाएं हैं। कुल मिला के देखा जाए तो बजट मैं समझता हूँ यदि किसान हित का बजट है पहली बार मेरे को लगा, क्योंकि किसान की जेब में पैसा रहेगा तो व्यापारी की जेब में भी पैसा जाएगा और 65% किसान है इस देश में। यदि किसान खुशहाल रहा तो पूरा देश खुशहाल होगा। किसान की जेब में पैसा रहेगा तो व्यापारी की जेब में। आप व्यापारी हैं, आप कैसे देखते हैं इस बजट? बजट अच्छा है और मेरे हिसाब से जीएसटी को भी और सरल कर रहे हैं। टैक्स स्लैब को लेकर खुश हैं शाकिर? जिला अस्पताल, हर जिले में अस्पताल बना रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है मेरी नजर में। टैक्स का जो किया गया है उसको लेके आप खुश हैं? टैक्स इन्होंने 5 लाख रुपए तक फ्री कर दिया, तो ये अपना वो तो पहले से था। मैक्सिमम लोग इसके नीचे, मतलब 5 लाख के नीचे वाले टैक्स वाले स्लैब में आएंगे, बाकी बड़े वाले तो बड़े में वैसे पहले से ही हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा है। गरीब मतलब मध्यम वर्गों के लिए अच्छा बजट है ये। मध्यम वर्गों के लिए अच्छा बजट बताया जा रहा है। आप बताइए, आपको कैसा लगा है?
हमें जो मोदी जी ने इसमें सबसे बढ़िया काम किया है वो स्वच्छ भारत के लिए किया है। आज स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ भारत हो, अच्छा भारत हो, हर भारतीय नागरिक की कल्पना है, वो हर इसके लिए सोचता है और मोदी जी का एक सपना है। तो उसके लिए सारे लोग भी इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये बजट में जो जिला अस्पतालों की, कॉलेजों की इसकी जो घोषणा की वो बेहतरीन है। बस ये इम्प्लीमेंट हो और इस पे काम हो, बाकी बेहतर बजट है। युवा भी मेरे साथ है, आपने पूरा बजट देखा है, कैसे देखते हैं आप इसको? केंद्र सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए 100 डिडक्शन से 70 डिडक्शन को समाप्त कर दिया है ताकि टैक्स पेयर को काफी लाभ मिले। एक इन्होंने बजट में सबसे खास ये किया है कि डीडीटी जो टैक्स है उसको समाप्त कर दिया है, इससे कंपनियों को काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने टैक्स ऑडिट के लिए जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए हुआ करता था उनको टैक्स ऑडिट करने के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ किसान खुश हैं तो कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। कुछ वर्ग इस बजट से बेहद खुश नजर आया तो कुछ लोग थोड़ी बहुत कमियां भी बता रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। For the year 2020-2021. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हर सफर का साथी मिराज पराठा और नमकीन। Largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अच्छे दिनों का बजट, और ये अच्छे दिनों का अच्छा बजट लोगों को कितना अच्छा लगा ये हम लगातार जान रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके साथ अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए लोग बने हुए हैं। किसान हैं, व्यवसायी हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं। क्या कुछ कहना है उनका बजट को लेकर, ये हम हर किसी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट को लेकर कहा कि बजट तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, बेहतर बजट है। सभी लोगों को देखते हुए इस बजट की एक एक लाइन लिखी गई है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, मैं फिर से जयपुर आपको लिए चलता हूं। लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, देखिए, मैं शेयर बाजार की बात कर रहा था कि बजट जब इतना बेहतर बना तो क्यों शेयर बाजार में अचानक से इतनी गिरावट आई। किसानों की बात की हमने, जोधपुर के किसानों से बात की, कोटा के किसानों से बात की, अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। क्या कुछ शिक्षा को लेकर इस बजट के लिए लोगों को लगता है, क्या कुछ छात्रों को लगता है? अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वर्ग से लोग तो, क्योंकि काफी अहम
युवा वर्ग होता है देश के विकास में भूमिका निभाने वाला। आज देखिए, जहां तक आपने बात की आज के शेयर बाजार की, जिस तरह से सूचकांक लगातार गिर रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो बात जो सामने आई थी वो यही थी कि निवेश को लेकर के जिस तरह की पॉलिसीज अब तक बनी हुई आ रही थी, उस पर अर्थशास्त्र की आप बात कर रहे थे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मेरे साथ में हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर बजट बहुत बेहतर है, किसानों को सब कुछ मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ मिला है, फिर शेयर बाजार नीचे क्यों गिर रहा है लगातार? और ऐसा बताया जा रहा है कि शेयर बाजार अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। एक्चुअली में पब्लिक को एक्सपेक्टेशन थी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और जो एक्सपेक्टेशन थी रिडक्शन इन टैक्सेस, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने की वजह से, और इंडस्ट्रीज को जो है वो बेनिफिट जो एक्सपेक्टेशन उनकी थी वो पूरी नहीं हुई है। इसलिए हो सकता है मिला जुला असर रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, मार्केट वापस आ जाएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स को इन्होंने 15% का टैक्सेशन दिया है। जो कंपनियां, जो नई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है, जो नई कंपनियां बन रही है, उनको 15% टैक्सेशन है। जो कंपनियां ट्रेडिंग में है उनको 22% टैक्सेशन है। 22% टैक्सेशन है जो कंपनियां उसमें आ रही है, जिनको सिर्फ 22% टैक्स का फायदा मिल रहा है। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको बेनिफिट गया है, लेकिन शायद अंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी तरीके से, लेकिन जैसे ही इसका इम्पैक्ट आएगा 100% मार्केट। अच्छा, होम लोन की बात करें तो होम लोन में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? जैसे कर्मचारी वर्ग है उसे केवल एक टैक्स स्लैब के अंदर जो रिलैक्सेशन मिला, उसके अलावा होम लोन का ATD है, ATC, उसमें क्या फायदा मिलेगा? ATC से डिडक्शन में इसमें इस बार 2 ऑप्शन दे दिए पब्लिक को। सब जो भी एम्प्लॉइज है या पब्लिक है, सबको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन ओल्ड वाला रहेगा, एक सिनेरियो न्यू वाला रहेगा। जो ओल्ड वाले हैं वो डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। न्यू सिनेरियो में कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डायरेक्टली उनको 5 लाख पे जाना है, आगे उसके 5 से 7.5 लाख इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट जरूर मिलेगा इनको। और 5 से 7.5 पे 10% की बेनिफिट में आ जाएंगे, 7.5 से 10 पे 15% पे, 10 से 12.5 पे 20% पे, 12.5 से 15 पे 25 और 15 से ऊपर फिर 30% में। इसको वाइड इसका स्लैब कर दिया है इस बार। अच्छा, हम लोग टैक्स चुकाते हैं, हर जगह पर टैक्स हमें पे करना पड़ता है, लेकिन सड़क, बिजली, चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो आम आदमी और मध्यम वर्गीय जो है वो उस चीज से गुजरता है। उन्हें किस तरह का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है इस बजट के आने के बाद? हाँ, उम्मीद तो काफ़ी थी लोगों को, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने जो केवल एक आयुष्मान भारत के लिए उन्होंने जो घोषणा की है कि 150 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने नए आयुष्मान भारत के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह खोलेंगे, एक उसके लिए एक उनको राहत देने की कोशिश की है, जिससे कि एक जो मिडिल वर्ग जो है इसकी कैटेगरी में आते हैं उनको ये प्रॉपर बेनिफिट मिल पाए इस चीज़ के लिए। और वो इस चीज़ से मतलब जो जगह जगह पे जो अभी प्रॉब्लम्स जो उनको फेस हो रही है, वो उस प्रॉब्लम से वो उसको निजात मिल पाए। अच्छा, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बताया जा रहा है बड़े निवेश का संकेत जो है वो निर्मला सीतारमण ने दिया है, तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? इसका कोई बेनिफिट मिलेगा आम लोगों को? देखो, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो शिक्षा से शुरू होती है। अब एजुकेशन नीति नई आएगी, शिक्षा नीति नई आएगी, इसका मतलब है हम रोजगार परक शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी पे क्या हुनर है और हुनर की बात से ही आज एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये शिक्षा में जो बड़ा निवेश हो रहा है, जो विदेशी निवेश आएगा, और 99,300 करोड़ का जो भारत में जो निवेश हो रहा है, इस निवेश से जो शिक्षा में मजबूत परिवर्तन आएगा कि लोगों को हुनर पैदा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रोफेशनल मानव संसाधन उपलब्ध होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। वो देश में नहीं विदेश में भी पढ़ के जा सकते हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, क्या उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा भारत इस बजट को के साथ? देखिए, 5 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात कही गई है, किस तरह से होगा? कौन से चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के सामने, और क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या सोचते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या इसे हम पूरा कर पाएंगे, हमारी कंट्री पूरा कर पाएगी? 5 ट्रिलियन के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे बिजनेस का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, तो ये इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की 100% अचीव कर सकते हैं। फिलहाल एमएसएमई सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। नहीं, लेकिन अब की बार किया है इन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए, स्मॉल लोन्स के लिए स्पेसिफाइड किया है कि स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर लोन देना ही है। जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं, जिनको अब तक लोन मिलता है, बड़े व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को स्पेसिफाइड किया है अलग से कि इनको दिया जाएगा। दूसरा,
टैक्स प्रणाली के अंदर भी ये व्यवस्था की गई है कि किसी तरीके का कोई टैक्स पेयर के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए उन्होंने एक चार्टर बनाया है कि कोई भी मान लो कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां शिकायत कर सकते हो कि मुझे इनकम टैक्स अधिकारी मुझे परेशान कर रहा है। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो पुराने विवाद हैं उन्हें सुलझाने के लिए जिस तरह की स्कीम को शुरू किया गया है, पहली बार इस तरह की स्कीम आई है, उससे कितना बेनिफिट गवर्नमेंट को रेवेन्यू पर्पज से मिल पाएगा? ये गवर्नमेंट सुलझाने में विश्वास करती है, तो विवाद से विश्वास करके एक स्कीम लाने का इनका योजना है। और इसमें क्या होगा कि जैसे अभी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसमें जो टैक्स आपका बनता है वो ओरिजिनल टैक्स का अमाउंट आप जमा करा दो, ओरिजिनल टैक्स का अमाउंट जमा करा दो 40% 50%, और बाकी का जो इंटरेस्ट है पेनल्टी है वो वेव कर दी जाए। तो इसी तरीके की कुछ योजना लाने की सरकार की नीति है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, कर्मचारी वर्ग क्या सोचता है, क्या मिला है कर्मचारी वर्ग को इस बजट में? कर्मचारी को तो कुछ भी नहीं मिला। मोदी जी सरकार से हमारे को बहुत बड़ी अपेक्षा थी, तो मोदी जी सरकार से हम लोग यही बोलना चाहते हैं 8 से 10 लाख रुपए तक आप उनका सिलेबस बना देते, तो जो टैक्स आप ले रहे हो हमारे कर्मचारियों से, तो मैं बोल रहा हूँ टैक्स हमारे से तो एक बार सैलरी में काटेगा। हम मेडिकल में टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल में टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी में टैक्स दे रहे हैं, 5-5 6-6 जगह टैक्स दे रहे हैं, हमारे को यही मालूम नहीं चलता कहाँ का टैक्स देना है। हर चीज में टैक्स देना पड़ रहा है। हमारी सैलरी से तो एक बार टैक्स कर चुका है, तो बार बार हर जगह क्यों टैक्स काटा जाता है? जी, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सरकार ने कई तरह की और भी योजनाएं नहीं लागू की है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। टैक्स की जहां तक बात रही, तो जो नई योजना आएगी उससे किस तरह का लाभ मिल पाएगा? आम लोगों को लाभ मिलेगा तो शायद कर्मचारी तक भी लाभ पहुंचेगा। ये तो अभी ये बोल नहीं सकते। मोदी जी से जितनी उम्मीद थी, उम्मीद पर अभी तक मोदी जी कर्मचारियों के कौन कौन सी उम्मीदें थी जो अभी पूरी नहीं हुई, जिनको आगे पूरा होना चाहिए? जैसे मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर भी परेशानियां चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अलग है। तो हम लोग चाह रहे थे इनके ये 10 लाख रुपए तक तो मिनिमम करते, टैक्स स्लैब जो है, टैक्स स्लैब 10 लाख रुपए तक तो उनको करना चाहिए था। जी जी, इसलिए। अच्छा, युवाओं की बात करें तो युवा भारत के लिए बात कही गई है जिस तरह से, तो उसमें कौन सी योजनाएं होंगी जो युवाओं के काम की होंगी इस बजट के अंदर? जो क्या नजर आया? अभी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था उसमें उन्होंने साफ कहा कि हम पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पर स्किल इंडिया को ले जाएंगे। कि जैसे उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट, जैसे कि अपन बात करें जहां कोई सरसों पैदा हो रही है, अब सरसों पैदा होने से उस सरसों से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, वैसलीन बनती है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका विक्रय, ये सब कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। जैसे हम भरतपुर की बात करें, वहाँ सरसों पैदा होती है, तो एक डिस्ट्रिक्ट और एक प्रोडक्ट के नाम पे माइक्रो लेवल पे स्किल इंडिया को ले जाया जाएगा। ऐसे करके अलग अलग चीजों में, जैसे रेलवे के लिए गुजरात में अलग से एक प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया है स्किल के माध्यम से, कि वहाँ पे रेलवे में किस प्रकार की नौकरी लगती है उनका ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से स्किल इंडिया के माध्यम से। जोधपुर लिए चलते हैं, ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ललित, बजट आया और बजट आते ही राहुल गांधी ने कह दिया कि युवाओं के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, रोजगार को लेकर कुछ खास बात नहीं कही गई है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने इतना लंबा भाषण दिया तो इसलिए कि मैंने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारों के लिए काफी कुछ मुझे एक एक पॉइंट्स रखने थे अपने। बिल्कुल, मैं इसी बात को जनता से पूछता हूं, आप बताएं। राहुल गांधी ने कहा कि इस पे युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 घंटे तक मैंने हर बात को विस्तारपूर्वक रखा है। आपने बजट देखा, इतना लंबा बजट था, खास क्या लगा आपको? युवाओं के लिए किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया गया है। जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी खोली गई है, पुलिस अकेडमी, और भी बहुत सी कुछ चीज़ें की गई है, मगर युवाओं को जो अपेक्षा थी इस बजट से उतना उनको नहीं दिया गया है। अगर हर जिले के हिसाब से मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं, दूसरी चीज़ें की गई है, मगर जो युवा चाहता था इतना कुछ उसको नहीं दिया गया। इसमें क्या चाहत थी युवा की? बजट कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं। अच्छा, चाहत क्या थी, क्या चाहती युवा थी? आप क्या चाहते थे? युवा को आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जैसे कि इस बजट में कहा गया है कि जितने भी इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर्स हैं, उनको 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे। बट तो उसमें ये नहीं बताया गया कि उनके आगे फ्यूचर के लिए क्या किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे बेरोजगारी अभी है, देखा जाए तो युवाओं के पास में इतना रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर भी कटौतियाँ हो रही है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आज मैं जॉब पे जा रहा हूँ लेकिन कल मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। इस प्रकार से कुछ ना कुछ इस बजट में होना चाहिए था युवाओं के लिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? अभी भाई साहब ने पूछा राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी आधे समय तो सोते रहते हैं संसद में,
आधे समय में वो बाहर चले गए, पूरा भाषण ही 2.5 घंटा का उन्होंने सुना नहीं, तो उनको क्या पता इस बजट में क्या हुआ। इनके ही मंत्री जी जो शशि थरूर जी ने कहा कि बहुत बड़ा अच्छा बजट है, 77,000 रुपए पर पॉलिटिकल मैन के ऊपर यहाँ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं चाहिए। बजट को लेकर बात चल रही है, इनसे कहिए ठीक है, अगर आप जानते हैं आप बताइए आपको क्या खास लगा बजट में और क्या चीज होनी चाहिए थी, ये जानने की कोशिश कीजिए इनसे। नहीं, राजनीतिक बात नहीं ना, आपको क्या अच्छा लगा, मतलब क्या आप सबसे बड़ी बात इस बजट की किसानों के लिए जो इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट के माध्यम से उनको मिलेंगे, उनको कहा जो आपकी बंजर भूमि है उस पर आप सोलर प्लांट लगाइए। उसके अलावा आप जो आपकी फसल है उसके लिए वेयर हाउस बनाने के लिए अपनी फसल को रेलवे द्वारा आगे जहाँ ले जाएं और उसको मार्केट बने, आपकी फसल खराब ना हो, माल खराब नहीं हो, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा देश को। युवाओं को आप क्या लगता है कितना फायदा होगा? युवाओं को वही है कि जो योजनाएं हैं उनको अगर इन पे काम किया जाएगा तब जाके फ़ायदा होगा। बाकी योजनाएं तो हर बजट में आती है और उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं, जो बेरोज़गारी बढ़ी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब में भी जो हैं उनको भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो इन जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके फ़ायदा होगा। काफ़ी 5 लाख का टैक्स फ्री कर दिया है, तो ये तो बेनिफिट ही है ना मिडिल क्लास को। ये तो सर ये तो बेनिफिट ही रहेगा ना, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए कि पहले के जो कमाई में पहले इतना कमाई नहीं होती थी कि जितना हम टैक्स पे कर सके, और टैक्स को तो हाइड तो सब करते हैं, सब टैक्स की चोरी करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है वो तो ठीक ही कर रहे हैं ना कि टैक्स कैसे भी करके टैक्स का कलेक्शन हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके। बहुत खुश हैं। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है सुमित। कुछ चलिए शाकिर जुड़े हुए हमारे साथ कोटा से। शाकिर मैं आपके पास भी आऊंगा, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए और फिर से इस चर्चा को शुरू करेंगे, फिर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात करेंगे। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। For the year 2020-2021, Reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages,
26 states, 1200 हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. For the years 2020-2021, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लेकिन इस बजट से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बजट के खास बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, वो हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ग को कुछ ना कुछ इस बजट के जरिए देने की कोशिश की गई। टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किया गया है। 5 लाख से कम आय वाले को, 5 लाख तक के आय वाले को कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद की जो आय होगी उसमें कुछ कमी की गई है टैक्स स्लैब में, लेकिन उसके साथ एक स्टार लगा दिया गया है, नियम एवं शर्तें लागू हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं लवली आपके पास आ रहा हूं फिर से। देखिए, ग्रामीण उपभोक्ता और शहरी उपभोक्ता, इस अंतर को शायद निर्मला सीतारमण को देखना था, इस अंतर को शायद, इस दूरी को दूर करना था। ग्रामीण उपभोक्ता और शहरी उपभोक्ता के बीच में जो दूरी बनी हुई है, आपको एक बड़ी बाधा उपभोक्ता की उदासीनता है, उस उदासीनता को दूर करना था। डायरेक्ट टैक्स इसका
सीधा सीधा संबंध उपभोक्ता से होता है, लेकिन इस डायरेक्ट टैक्स में कोई कमी नहीं की गई। उन्होंने एक स्टार लगा दिया है कि भाई कमी की जाएगी, लेकिन अगर आप कुछ सुविधाएं छोड़ते हैं तो। क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ग्रामीण उपभोक्ता और शहरी उपभोक्ता के बीच की बात है, ये कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए कई सरकारों ने प्रयास किया, क्योंकि जिस तरह से शहर की अर्थव्यवस्था होती है और ग्राम की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें दिन रात का अंतर होता है। आप शहर के इलाकों से गुजरते हैं तो आपको बड़ी गगनचुंबी इमारतें नजर आती है, लेकिन आप गाँव के इलाके से गुजरते हैं तो वहां पर अब जाकर के वहां पर कुछ छोटे कॉम्प्लेक्स बनने लगे हैं। यानी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बाजार जो है कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से नई कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है। कितना फायदा अब तक हुआ और क्या आगे विजन है? बिल्कुल, आपने जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स की बात की, नई कंपनियों को फायदा होगा, कितना फायदा होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। जो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है उससे जो नई कंपनियों को बेनिफिट होगा वो किस तरह का बेनिफिट होगा? इन्होंने कंपनी को दो कैटेगराइज में बांटा है। फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सेकंड कंपनियां जो ट्रेडिंग में है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको 15% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, जो पहले 25% हुआ करता था। 10% का डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी उसको। और जो कंपनियां ट्रेडिंग सेक्टर में थी उसको 25 से 20% पे 22% पे रिड्यूस किया है। तो ये उसको 3% का बेनिफिट उसको मिल रहा है। अब ऑलमोस्ट अगर इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, देश की इकोनॉमी भी डेवलप होगी, अपने यहाँ के होम प्रोडक्शन होगा। तो ग्रामीण जो उपभोक्ता है, जो शहरी उपभोक्ता, उसके बीच की दूरी को कम करने में ये कुछ फायदेमंद रहेगा। डेफिनेटली रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट कहाँ से होता है? ऑब्वियसली ग्रामीण सेक्टर से ज्यादा होता है। 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो कहाँ पहुंचेगा? इससे क्या उसमें भी कोई बेनिफिट मिल पाएगा? छोटी छोटी ग्रोथ मिलकर बड़ी ग्रोथ बनती है। तो अगर एक रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलप होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा। निवेश को आकर्षित करने की कोशिश पहले भी की गई है लवली। देखिए, जहां तक निवेश की बात है सुमित, तो निवेश को लेकर के भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से निवेश को आकर्षित करने के लिए कोशिश करती है सरकार हमेशा कि आप डिफरेंट जो स्कीम्स आती हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो, चाहे वो बैंक्स की हो, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है, बॉन्ड लाती है, उसका कितना बेनिफिट जो है वो बजट के नजरिए से देख रहे हैं आपके? क्या बेनिफिट, क्या फायदे जो हैं वो कर्मचारी और आम लोगों को मिलते हुए दिखेंगे? निश्चित तौर पे जो भी वेतनभोगी कर्मचारी होता है वो बचत पे ज़्यादा निर्भर करता है, और उससे सरकार ने जो टैक्स पे छूट दे रखी थी बचत पे, तो निश्चित तौर पे जो अभी भी उसको अगर बनाए रखा है तो जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो जिनकी मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको बचत करने में आसानी रहती है। जो बैंक के अंदर जो सेविंग्स है, बैंक के अंदर जो पैसा हमारा जमा है, उस पे पहले सिक्योरिटी जो थी वो 1 लाख रुपए तक की रहा करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया गया। क्या इसको इस नजरिए से देखा जाए कि जिस तरह से बैंकों की हालत खराब हो रही थी, उनकी छवि खराब हो रही थी, इस छवि को सुधारने के लिए किया गया, उठाया गया कदम है ये? पहले क्या होता था, पासबुक्स पे एक स्टैम्प लगी होती थी जिस पे लिखा होता था कि आपको 1 लाख रुपए के आप इंश्योर्ड हो, आपका कवर है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी हो। और ये मार्केट में और सभी लोगों के बीच में एक इश्यू बन गया कि यार ये बैंकों में क्या है। चलिए, तो बजट 2020 वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया और इस बजट से कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी हुई तो कुछ लोग अब इंतजार में हैं कि शायद अगला बजट ही उनकी आशा के अनुरूप आ जाए। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। लवली मेरे साथ जुड़े जयपुर से, कोटा से शाकिर जुड़े और जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े। तो बजट 2020 वित्त मंत्री का दूसरा बजट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।